ऐसा था कि ऑनलाइन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सामने होती है। बताएंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 6 है, अंतिम पार्ट है ये। आज हम पूरा इसी चैप्टर पे रहेंगे, ठीक है। आज हम इसी चैप्टर को पूरा का पूरा सुना लेंगे, आपसे पूछेंगे, है ना। और कुछ प्रश्न भी करेंगे आपसे, इसका आपने जवाब दिया होगा या नहीं। रात हमारा चश्मा ठीक किया सोच सो गए हम लगे थे। न्यूरल कंट्रोल में जब हम न्यूरल की बात करते हैं तो न्यूरल से क्या मतलब है, नर्वस सिस्टम। न्यूरल से क्या मतलब है, नर्वस सिस्टम। और जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी सामूहिक रूप से नहीं बोलेंगे बच्चे, है ना, उससे पता नहीं लगता। ये छोटे छोटे से सवाल है, जरा देखो। नर्वस, पूरे नर्वस सिस्टम को हमने कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूरा नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, सी एन एस एंड पी एन एस। सी एन एस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने किसे माना है, क्यों दिखाई से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है उसके बिल्कुल मिडिल एक्सिस में ये सिस्टम मौजूद रहते हैं, इसलिए इसे कहा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए इसे कहा क्योंकि ये हमारे शरीर के एक्सिस में है। और इसमें कितने पार्ट रखे गए, दो पार्ट रखे। पीछे वाली लड़की बताएगी मुझे, बेटा वो पार्ट बता सकते हो आप कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो हिस्से हैं वो बता सकते हो। आपके शरीर के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक ब्रेन है और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात करें, किसकी बात करें, ब्रेन की बात। आप ये बताइए, आपका नर्वस सिस्टम, आपके शरीर में नर्वस सिस्टम क्यों विकसित हुआ, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, इसके बिना भी काम चल सकते था, नहीं चल सकता था। कौन बताएगा क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये बात कौन जवाब देगा, एक बच्चे देंगे, हाँ बताओ। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। हमारे शरीर में हमें नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों है, अमीबा को तो नहीं है, स्पंज को तो नहीं है,
यूनिसेल्युलर से जब हम मल्टी सेलुलर की तरफ जब हम बढ़े, तब जरूरत ये पड़ी कि भाई जितने भी अंग हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। कोऑर्डिनेट क्यों किया जा सके, उसका जवाब आपने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कुछ और पूछ। हमने सवाल क्या पूछा था, नर्वस सिस्टम की आवश्यकता क्यों, फिर एक सेल से दो सेल से चार, आठ मल्टी सेलुलर बन गए। तो ये सारे क्या कोई अपना काम करें, इन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई चाहिए। इसलिए हमें नर्वस सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो ये बच्चा कौन बताएगा मुझे, अच्छा कोऑर्डिनेशन का मतलब बताएगा कोई बच्चा क्या होता है, पहले तो फिर इवोल्यूशन पे आएंगे। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, हाँ, एंड कॉम्प्लीमेंट देयर फंक्शन। देखिए पूरा पढ़िए इसे, अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन की, इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा ऑर्गन क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और कॉम्प्लीमेंट देयर देयर फंक्शन। इस लाइन का क्या मतलब है, कोई उदाहरण देके आप हमें समझा सकते हैं, कितने बच्चे इसको एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं इन दोनों घटनाओं को, जो है आप बताओ। जब हमारी किडनी जो होती है उसमें जीएफआर कम होता है, तो फिर जब वो जीएफआर बढ़ाने के लिए जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर हार्ट उसे चेक करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है कि ज्यादा काम बढ़ रहा है, तो फिर वो फिर सप्रेस करता है एएनएस की थ्रू। तो सर वो भी एक कॉम्प्लीमेंट और या इन्फेक्शन को दिखा रहा है। हाँ। और बहुत बड़ी एक्टिंग। इस बच्ची ने भी एक बात बताई, उसमें हार्ट और किडनी तो दोनों को कोरिलेट किया, दोनों ने एक दूसरे के फंक्शन से इंटरेक्ट हुए और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट किए। हाँ? ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी सप्लाई ज्यादा चाहिए, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा कब होगी, जब आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन से आप वहां से तो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, लेकिन उसे सर्कुलेट भी करना है, तो सर्कुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ट बीट को बढ़ाना पड़ेगा, ना, हार्ट बीट को बढ़ाना पड़ेगा, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना पड़ेगा, ना, जिससे कि तेजी से वो उन ऑर्गन्स को सप्लाई हो सके। और उसके बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बनती है वो किडनी के द्वारा बाहर भी निकल सके, बन सके इस फिल्टर से। तो हम देख रहे हैं कि भैया एक एक्शन करने से इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, वो एक दूसरे पे नजर बनाए रखे गए, और जैसे एक्सरसाइज तेज हुई आपकी हार्ट बीट भी बढ़ी, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ा, किडनी का काम भी बढ़ा, ये सब काम बढ़ गए, और जैसे ही आप नॉर्मल की तरफ बढ़े वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। आपका अंदरूनी वातावरण जो है उसमें संतुलन बना, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। इसलिए कोऑर्डिनेशन को कहा हमने, कोऑर्डिनेशन जरूरी है होमोस्टेसिस बनाने के लिए, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गन। क्लियर, यहां तक कोई पॉइंट तो ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। अब हमने ये भी बता दिया आपको कि भैया किडनी में, सॉरी, आपको न्यूरल सिस्टम की जरूरत क्यों है। जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे बॉडी की एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, आप कैसे एडवांस बनते जाते हैं, आप सबसे डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, अपने एनवायरनमेंट की, उसकी कंडीशन हमेशा बदलती रहे, और आप उसके लिए तैयार हो रहे कि वर्ष से वर्ष कंडीशन में भी आपका अस्तित्व जो है बना रहे, आपके शरीर का अस्तित्व क्या है, बना रहे, उस अस्तित्व में कोई डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो। उसके लिए आपको अपने अंदर मॉडिफिकेशन करने हैं, अपने अंदर चेंज लाने हैं, और यही इवोल्यूशन के थ्रू आपके अंदर आए हैं, और ये हर एक सिस्टम में आएंगे,
हर एक ऑर्गन सिस्टम में आएंगे, चाहे वो आपका टिश्यू सिस्टम हो। फिर टिश्यू जब आपके बन रहे हैं तो टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, तो उनमें भी उस तरह से एडवांसमेंट है। वैसे ही नर्वस सिस्टम में एडवांसमेंट है। नर्वस सिस्टम भी क्या होता चला जाएगा, एडवांस। लेकिन पहले बने तो शुरुआत तो हो। ठीक है? बता सकते हो शुरुआत कहाँ से हुई है नर्वस सिस्टम की? इन जानवरों में सबसे पहले नर्वस सिस्टम जंतुओं में देखने को मिला? नहीं पता है? सिलेंट्रेट। किसमें मिला? वेरी गुड, बिल्कुल। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन, नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई सिलेंट्रेटा में। और उसके बाद इसमें इवोल्यूशन होता चला गया। इवोल्यूशन क्या हुआ? होता चला गया। और इवोल्यूशन इतना बढ़ता चला गया कि ये आज की डेट में मैन के केस में अगर हम देखें तो मैन जो है सबसे ज्यादा एडवांस प्राणी है, सबसे ज्यादा सफल प्राणी है इस पृथ्वी का। और इसका सफल होने का एक कारण उसके नर्वस सिस्टम का एडवांसमेंट भी है, कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत एडवांस है, जिस वजह से हम इतने क्या हुए, सक्सेस हो। अब हमारा नर्वस सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि इसका अध्ययन करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ गया, क्लासिफाइड करनी पड़ी। और हमने इसे दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया, किस किस में? सीएनएस एंड सीएनएस। सीएनएस में आपने कहा दो ऑर्गन आए हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। पहले ब्रेन नहीं था, पहले सिंपल न्यूरल सेल थी। फिर ब्रेन देखा गया, ब्रेन जैसी संरचनाएं देखी गई। किसमें देखने को मिली? इंसेक्ट्स में देखने को मिली है आपको ना। एडवांस थी ज्यादा ज्यादा। इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें, हमारा नर्वस सिस्टम काफी विकसित हो। इम्पल्स किसमें तेज चलती है? कैसे नर्वस सिस्टम में तेज चलते हैं? न्यूरॉन कैसी होनी चाहिए हमारी? मोटी होनी। सामान्य अगर हम देखें, सामान्य देखें, अगर कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं देखे तो क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। फिर ये सबसे मोटी किस्म की दी गई मोलस्का में, सेफेलोपोड्स। मोलस के सेफेलोपोड्स में सबसे मोटी होती है, क्योंकि इम्पल्स जितनी तेजी से जाएंगी उतना ही आपका एडवांस नर्वस सिस्टम क्या है। चलिए, यहाँ तो मोटापन था। अब हम जब यहां आए तो नर्वस सिस्टम किससे बना है? नर्व सेल से। किससे बना है? नर्व सेल से। नर्व सेल में क्या क्या मेन चीज है? एक तो है सेल बॉडी। एक में ये सब सेल बॉडी है ना। सेल बॉडी में क्या चीज है उसका मेन पार्ट? उसका न्यूक्लियस रहता है। जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है? क्यों है ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इम्पल्स को पढ़ा यही जाता है, और इसके विरुद्ध अगर कोई डिसीजन लिया जाना हो तो वो भी यही लिया जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सेल बॉडी। सेल बॉडी किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इम्पल्स का इंटरप्रिटेशन यही होता है, यहीं पे उसकी व्याख्या होती है इम्पल्स की। कोई भी सूचना संवेदना कैसी है, और यहीं से क्या लिया जाता है? डिसीजन भी लिया जाता है। उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है वो भी यहीं से भेजा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन इसके ऊपर लिया जाना है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपकी सेल बॉडी के अंदर है। अब ये सेल बॉडी जितनी ज्यादा होंगी, सेल बॉडी का नंबर जितना ज्यादा होगा, नर्वस सिस्टम उतना ज्यादा एडवांस हो, वो ऑर्गन उतना ज्यादा एडवांस। ठीक है? अब ये तो डिसीजन मेकिंग हो गया, लेकिन इसके पास इम्पल्स आनी भी तो चाहिए। इम्पल्स आने का कोई रास्ता तो होना चाहिए। इम्पल्स जिस रास्ते से आती हैं, वो रास्ता क्या है? वो संरचना क्या है? डेंड्रॉन है। ये क्या है?
इम्पल्स अलग अलग तरह के हैं। इम्पल्स क्या है? लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जिन्हें एक तरह के इम्पल्स देने हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें कई तरह के इम्पल्स लेने देने हैं। तो इस आधार पर जो सेल बॉडी के साथ इम्पल्स को लाने ले जाने वाली संरचनाएं हैं वो डिफर हो सकती है, और वो डिफर हुई तो आपका न्यूरॉन भी अलग अलग प्रकार का हो जाता। क्यों? क्योंकि जो सूचना है ये तो सूचना लाए, तो उसके बाद तो डिसीजन एक ही बनेगा। सूचना को कलेक्ट करने के बाद जो डिसीजन होगा वो तो क्या होगा, उसे जाने का एक ही रास्ता होगा। उसे जाने का क्या होगा, और वो रास्ता क्या है बच्चों? एक्सॉन है। वो रास्ता क्या है? एक्सॉन है। ठीक। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सेल बॉडी हो खाली और कुछ ना हो, क्योंकि शरीर इतना छोटा है, डायरेक्ट संपर्क में डायरेक्ट संवेदनाएं पकड़ी जा रही हैं और डायरेक्ट जो है डिसीजन लेके डायरेक्ट कार्य हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी डीप होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, रीजन पावर कहीं और है, सेंसेशन कहीं और है, रिएक्शन कहीं और से आना है, तो हमारी जो नर्वस न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन आए। तो एक कंडीशन तो ये होगी बच्चों, नो डेंड्रॉन, नो एक्सॉन, ओनली सेल बॉडी, कोई पोलर नहीं है, ना नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल है, कोई कोई पोल नहीं है इसमें। तो ऐसी को क्या कहेंगे हम? नॉन पोलर न्यूरॉन। क्या कहेंगे बच्चों? नॉन पोलर न्यूरॉन। ठीक है ना? ये कहाँ पढ़े आपने? प्रिमिटिव टाइप के न्यूरॉन है भाई ये, सबसे सरल प्रकार के हैं, तो सबसे सरल प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं नॉन पोलर। इसके बाद यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होते हैं? यूनिपोलर में कितने पोल होंगे? एक और वो पोल क्या होगा? एक्सॉन। वो पोल क्या होगा? एक्सॉन। वो पोल क्या होगा? एक्सॉन होगा। और ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है? यूनिपोलर न्यूरॉन जो है जिनमें की पोल जो है एक्सॉन के रूप में है, या ऐसे कहे जाते हैं क्या? ऐसे नहीं पाए, कभी नहीं पाए जाते आप। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके न्यूरॉन यूनिपोलर ही होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन ही पाए जाते हैं आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज। इनके यही एग्जाम्पल याद रखना है आपको। अब क्या हो जाएंगे? सूडो यूनिपोलर। क्या है? सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर क्या है? सूडो मैंने झूठी ना, क्या होता है इसमें? एक्सॉन एंड्रॉन डिवाइड होता है, एक्सॉन डिवाइड हो जाता है ना। एक पार्ट इसका ऊपर की तरफ चला जाता है, एक पार्ट उसमें नीचे की तरफ, तब ये लगते हैं सूडो यूनिपोलर। और ये किसमें होते हैं? आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की एक डोर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है, एक डोर्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है। तो उसके कौन से रूट में है ये? डोर्सल रूट में पाए जाते हैं। किस रूट में पाए जाते हैं बच्चे? डोर्सल रूट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डोर्सल रूट में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं? बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा? दो पोल हो जाएंगे, बाइपोलर में दो पोल हो जाएंगे।
एक संवेदना को लेने का काम करेगा और दूसरा जो रेस्पॉन्स है उसे ले जाने का। तो जो सूचना ला रहा है वो सेल बॉडी की तरफ ला रहा है, सेल बॉडी से रेस्पॉन्स को लेके जा रहा है बाइपोलर से। ऐसे आपकी बॉडी में है कि नहीं? कहाँ है? इसके रेटिना में है। मॉडिफाइड बाइपोलर ईयर्स में भी, ठीक है। बाइपोलर और उसके बाद क्या आते हैं? मल्टीपोलर में किमती नंबर ज्यादा है, डेंड्रॉन नंबर में ज्यादा है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। अब ये न्यूरॉन के ही समूह आपस में मिल मिल के क्या बना लेते हैं? नर्व बना लेते हैं। कई सारे ये न्यूरॉन आपस में मिलते हैं और वो क्या बना लेते हैं बच्चों? ये जो नर्व है कहाँ से निकलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है। कहीं से निकलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? यानी जो एक्सिस से बाहर है वो नर्व के रूप में ही है। कहीं गैंग्लियो भी आएंगी, गैंग्लिया भी है। तो इसमें क्या क्या आता है भैया? सोमैटिक एंड ऑटोनोमस। सोमैटिक है, ऑटोनोमस है। सोमैटिक का मतलब वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं हमारे, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो उनमें जो नर्वस सिस्टम फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? सोमैटिक। और जो ऑटोनोमस है, हाँ, और इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक, एक क्लासिफिकेशन तो ये है। एक और क्लासिफिकेशन हमने कहा है विसरल नर्वस सिस्टम। क्या कहा है हमने? क्या है विसरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें केवल नर्व ही नहीं है, नर्व के अलावा बाकी जो गैंग्लियन फ्लक्सिस वगैरह है वो सब भी इसका एक हिस्सा है। और ये सब मिलके बनाते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो नर्व का ये होगा। एक और है एफरेंट एंड इफरेंट। इफरेंट क्या है और इफरेंट क्या है? और एक मोटर है और एक सेंसरी है और एक मिक्स है। ये भी पढ़िए ना आपने, मोटर सेंसरी एंड मिक्स। सेंसरी क्या है? वेरी गुड। और मोटर क्या है? सेंट्रल से इफेक्टिव ऑर्गन्स को लेकर जाएंगे। मिक्स में दोनों है, दोनों नर्व है, इसमें सेंसरी भी है, मोटर भी। आपके ब्रेन से जो नर्व निकल रही हैं, निकल रही है आपके ब्रेन से नर्व, उन्हें क्या नाम कहते हैं? क्रेनियल नर्व, नंबर एक। नंबर दो वही बोलेगा जिससे जिससे मैं पूछूंगा। बेटा क्रेनियल नर्व कितनी होती है हमें नहीं पता? कितने बच्चों को नहीं पता ये बात? सबको पता है। कितनी होती है क्रेनियल नर्व? 12 पेयर होती है। हमें कितनी है? 12 पेयर है। बैठो। और किस किस में है 12 पेयर? में रेप्टिलिया में है, एप्स में है। एम्फीबियंस में कितनी है? 10 पेयर। कितनी है? 10 पेयर है।
चीज में भी टाइम चीज में 10 पेयर है, हमने एम्फीबियंस की खोपड़ी और हमारी खोपड़ी में कोई एक समानता है क्या? क्या? डाइकोंडाइल, मोनोकोंडाइल ना। चलिए, लेकिन यहाँ पे डिफर हो गए हम, क्रेनियल नर्व्स के मामले में डिफर हो गए उनसे, ये ध्यान रखना है। क्रेनियल नर्व के मामले में उनमें 10 पेयर है और हम में कितनी है? 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इनके नियम बता सकता है? इन 12 के नाम बता सकते हैं? कोई ऐसा बच्चा है क्लास में? मुझे हाथ खड़ा करूं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे इन 12 के नाम बता सकते हैं? कितने बच्चे हैं ऐसे? कितनों ने याद किया? एक, एक ने? केवल एक है? ठीक से बताओ, याद होंगे। ओ ओ ओ टी टी एफ जी बी ये याद कर लिया बच्चों ने, ये तो याद कर लिया। और जब ये याद हो गया तो दिक्कत नहीं है कुछ भी, है कोई दिक्कत? सबसे पहली कौन सी है? ऑल फैक्ट्री। कौन सी है? ऑल फैक्ट्री। फिर ऑप्टिक, फिर फिलोमोटर। तीन है ये नाम। कौन कौन सी? हम इन्हें जो नेमन कलेचर है ना बच्चों, रोमन में ही दिया जाता है, ग्रीक रोमन में, सिंपल नेम में नहीं दिया जाता। हो गई। फिर उसके बाद तो क्लियर, तो क्लियर, फिर ट्राइजीनियन, फिर क्यूसैन, फिर ग्लोसो एंजियल, ग्लोसो, फिर ये जरूर याद रखिए, बेटा, फिर सुप्रा सोफेजियल, फिर एक ए रह गई ना, वो ए रह गई, वो बीच में, हाँ वो है। क्या है ये? एक्सेसरी है ये। इनमें सबसे लार्ज कौन सी है? सबसे लार्ज, सबसे लार्ज बतानी है। ट्राइजीमिनल। क्या है? ट्राइजीमिनल है सबसे लार्ज। मैंने बताया था आपको हैंड के, ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ट्राइजीमिनल। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? वेगस। लॉन्गेस्ट कौन सी है? वेगस। याद रखा है ये। इनमें से यही लॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कहां से बाहर गई है? स्कल वाले एरिया से बाहर गई है बॉडी के ऑर्गन। हाँ, बैकअप है। एक मैंने बताया था आपको, 128। कितने बच्चों को याद है ये? 1 to 8। 1 to 8 से क्या मतलब है? ये सेंचुरी है। क्या है ये? ये जरूर याद रखना, 1 to 8।
ये सेंसरी नर्व है। कैसी नर्व? देखो बच्चों, ध्यान रखो, एक बात मोटे तौर पे ध्यान रख लो। जो क्रेनियल नर्व है उनमें से कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है प्योर, और कुछ मिक्स। लेकिन जो हमारी स्पाइनल है, सारी की सारी क्या है? मिक्स है। स्पाइनल क्या है? सारी की सारी मिक्स है। ठीक है, चलो स्पाइनल की बात कर लेते हैं। स्पाइनल की बात कर लेते हैं। स्पाइनल नर्व कितनी है बच्चों? ये हमें 31 पेयर। इसमें जरा थोड़ा सा एक करेक्शन करना है। ये है 8, कल 7 कराई थी हमने यहाँ पे शायद। 8, 12, 5, 5, 1, ये है इनका नंबर। ठीक है, 31 पेयर। हाँ, तो किसकी लंबाई ज्यादा होती है? एक प्रश्न बताओ मुझे। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। अब आपको अगला प्रश्न बताना है। द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज एग्जैक्ट इक्वल। इक्वल होती है वो लेंथ। नंबर 2, स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्गर देन वर्टिब्रल कॉलम, बाहर निकल आती है वो। नंबर 3, वर्टिब्रल कॉलम इज लॉन्गर देन स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 4, नन ऑफ दीज। सी, वर्टिब्रल कॉलम इज लॉन्गर देन स्पाइनल। हाँ, जो काया मैटर है वही केवल बाद में आर्टिफिक्स तक आती है। पायामेटर, पायामेटर क्या है? कवरिंग, वही जाती है। तो इसलिए 31 पेयर। और 2 रूट है इनके। देखो ऐसे बनी हुई है ना ये स्पाइनल कॉर्ड, ये डोर्सल और ये वेंट्रल, तो यहां से बनती है और तब जाके नर्व बनती है। 2 रूट निकलते हैं इससे, डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलके क्या बना लेते हैं? स्पाइनल नर्व। क्या बना लेते हैं? स्पाइनल नर्व बना लेते हैं। स्पाइनल से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है, ये तो डिफरेंस की बात हुई। नर्व, अब ब्रेन को लेते हैं। ब्रेन, आपने है हाथ खड़ा करो, किस किस बच्चे में ब्रेन है? सब बच्चों में ब्रेन है। वेरी गुड। कितने बच्चों में बताया कि आप में ब्रेन बनना कब शुरू हुआ होगा? कब हुआ? 5 से 6 हफ्ते है, 7 की लिखा हुआ है कहीं पे, तब बनना शुरू हो जाता है। देखो हफ्तों का फर्क है। हफ्तों के बनने से ब्रेन में भी इफेक्ट हो जाता है। अच्छी खुराक ले रही है माँ, वहां का तो ब्रेन बन रहा है। चलिए, 5th-6th वीक जो है इसकी शुरुआत हो जाती है भाई बनने की। किससे बनता है ये? किससे बनता है आपका ब्रेन? एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्यूब। एंटी, बहुत सेंसिटिव समय है ये। कौन सा? 5 से 6 बीच का, क्योंकि ब्रेन पढ़ना विकसित हुआ है। देखो कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, है ना? यहाँ पर ब्रेन भी बन रहा है और क्रेनियल भी बन रही है, बोन्स। और ब्रेन का साइज बढ़ रहा है तो क्रेनियम का साइज भी बढ़ रहा है। तो भैया बहुत साइज, बहुत ही नाजुक दौर है। ऐसा भी तो हो सकता है ब्रेन ज्यादा बढ़ जाए और ना बढ़ पाए, सब नॉर्मल हो जाएगी ना। तो इसी टाइम पे एबनॉर्मलिटी हो जाती है बनने के समय।
तो ये जो कहते हैं कि जन्मजात कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये वहां पर भी आते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूरल ट्यूब आपकी है, और न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है वो ब्रेन को बना रहा है। अब अगला प्रश्न मैं पूछूंगा, इसमें बच्चों 3 उभार बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 उभार इसमें बने, 1 2 एंड 3। इन तीनों उभारों के नाम आपको बता रहे, जो प्रारंभ में बने। कितने बच्चों को नाम पता है? पता है? बताओ। पहला, यह है फ्रोजन से पहला, ये वाला फ्रोजन सी फैलोन। दूसरा मीजन सी फैलोन। तीसरा मेन सी फैलोन। 3 उभार बने बच्चों इसमें। ठीक, इन उभारों के नाम लिया, फिर आगे बताते हैं। ये जो प्रोजेंसी फैलोन है, जो सबसे ऊपर का उभार है, इसका डेवलपमेंट फर्दर कैसे होगा? ये दो तरह से, यह दो तरह से दो पार्टों में विभाजित होगा। इसका विभाजन ऊपर वाले हिस्से में, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी होगा। हाँ, ये यहाँ ले, यहाँ, क्योंकि वहां छोटा पड़ना है। ऊपर वाले हिस्से में कैसे हुआ बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू हुआ। ये प्रोजेंसी फैलन का ये वाला हिस्सा, ये रह गया ना अभी तो, और ये वाला हिस्सा क्या होगा? फिर डिवाइड हो गया। उसके नीचे क्या था? मीजन फैलन था। उसके नीचे कौन है? कॉम्बिन फैलोन था उसके नीचे तो है। तो ये बच्चों प्रोजेंसी फैलोन का पार्ट है। ये क्या कहलाएगा? टीलन फैलोन। टीलन फैलोन। और ये भी प्रोजेंसी फैलोन का पार्ट है। ये क्या कहलाएगा? जायंट सी फैलोन। और ये दोनों किसके पार्ट है? प्रोजेंसी फैलोन के। और लेटर हम पढ़ते हैं कि ये किसके पार्ट है? फोर ब्रेन। ये किसके पार्ट है? फोर ब्रेन। यही तो पढ़ते हैं। अच्छा, ये बीच वाला हिस्सा क्या है? ये मेजन सी फैलोन। इसमें कोई डिवाइड फर्दर कंस्ट्रक्शन का तो नहीं है, उभारों का तो कैविटी का। ये नीचे कौन है? कहीं, ये तो रोमन सी फैलोन। अभी कहाँ डिवाइड किया? मैं तुमसे पूछूंगा मैं, ये कौन है? रोमन। क्या इसमें भी डेवलपमेंट होती है? ये भी कितने पार्ट में, इसमें भी कंस्ट्रक्शन 2 बन जाते हैं। तो भैया एक नई संरचना आ गई आपके पास। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये डायंसिफेलोन, ये मेसेंचिफेलोन, ये 2 हिस्सों में बट गया। और 2 हिस्से क्या कहलाते हैं? ये तो हो गया, क्या है ये? टीलेंसिफेलोन। ये क्या है? डायंसिफेलोन। ये कौन है? मेसेंचिफेलोन। फिर इनके नाम लिखते हैं। ये रोम्बेनसिफेलोन भी 2 पार्ट में बटा। कौन कौन से? मेटा सिफेलोन एंड माइलिन सिफेलोन। ये मेटासिफेलोन जो है, ये भी डिवाइड होता है क्या? किस किस में? पॉन्स एंड
सेरिबेलम और माइनसिफेलोन एडुला ऑफ लैंग्वेज। ये तो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये न्यूरल ट्यूब की किस स्ट्रक्चर से हुआ है? न्यूरल ट्यूब के किस स्ट्रक्चर से हुआ है? न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट की वॉल्स, न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट की इनके बीच में भी कैविटी क्या बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो पहले वेंट्रिकल पे फोकस करना है, आज पहले वेंट्रिकल पे फोकस करते हैं क्योंकि वेंट्रिकल पे फोकस करते हैं। अगर ब्रेन के अंदर इस कैविटी को देखे तो कुछ इस तरह की दिखाई देंगी वेंट अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देगी, एक जैसी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसी कोई कैविटी बनी, काफी घुमाव है। जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जो आपके सेरिब्रम में है, वो होर्स शू शेप क्या है? होर्स शू शेप। उसे क्या कहा हमने? लेटरल वेंट्रिकल। ध्यान से सुनना, अब मेरा प्रश्न आने वाला है। लेटरल वेंट्रिकल किसमें है? सेरिब्रम में है। उसकी जो गुहा है, उसकी जो कैविटी है, उसका नाम दे दिया गया लेटरल वेंट्रिकल। क्लियर? अब वो लेटरल वेंट्रिकल सेरिब्रम में है, सेरिब्रम के नीचे कौन है? फोर ब्रेन का हिस्सा डायंसिफेलोन। डायंसिफेलोन का जो वेंट्रिकल है या डायंसिफेलोन की जो कैविटी है उसका नाम क्या दिया गया है? थर्ड वेंट्रिकल। क्या नाम दिया गया है? थर्ड वेंट्रिकल। अब दो क्वेश्चन आएंगे, तीन आएंगे बिल्कुल। कितने बच्चों को पता है थर्ड वेंट्रिकल की दूसरा नाम क्या है? जिसकी ये कैविटी है उसी के नाम पे है। हाँ, डी से है क्योंकि डायंसिफेलोन की कैविटी है, कैविटी है तो सील है। डायोसिल। क्या नाम है? डायोसिल। इसका दूसरा नाम क्या है? डायोसिल। थर्ड वेंट्रिकल को हम डायोसिल भी कहते हैं। ये तो जुड़ी हुई है किससे? लेटरल वेंट्रिकल के। कितने बच्चों को पता है ये नाम कि लेटरल वेंट्रिकल डायोसील से या थर्ड वेंट्रिकल से किस संरचना के द्वारा जुड़े हुए हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, फोरामेन मोनेरो, फोरामेन मोनेरो के द्वारा जुड़े हुए हैं। बैठो। अब अगला प्रश्न आता है, फोरामेन मोनो की नंबर कितने हैं? फोरामेन कितने हैं? मोनो, फोरामेन मोनो कितने हैं? सोचो, संरचना को सोचो। मैंने कहा था ना कुछ नए सवाल भी मैं पूछूंगा। हो सकते नहीं, कितने होने चाहिए, कितने हैं? क्या क्या दोनों? दो प्रश्न दो संभावनाएं आती हैं क्या करते की भाई, लेटरल वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या आपस में फ्यूज हुए और फिर फोरामेन मोनरो के द्वारा खुले, या दोनों के दोनों अलग अलग ओपनिंग लिए हैं? दो आती है ना बातें, कौन सी एक सही? एक सही है, एक गलत। अभी तो बदल गई, तो बहुत जल्दी बदल गई। मैंने कहा है जो दिमाग में सबसे पहले आए वो 100 वो अधिकतर सही होता है, वो अधिक सही होता है। देखो अब फिर बदल गई, दो ही होते हैं,
कितने होते हैं? दो दो होते हैं। दोनों लेटरल वेंट्रिकल अलग अलग ओपनिंग के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में खींच सकते हैं। ठीक है। और ये थर्ड वेंट्रिकल किसकी कैविटी है? ब्रैंचिफेलोन की। इसके नीचे तो मिड ब्रेन होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चे? मिड ब्रेन होता है। ये जो मिड ब्रेन है इसकी भी कोई कैविटी है क्या? क्या कहते हैं इसे? हैं? क्या नाम है इसका? सेंट्रल। वेरी। डायंसिफेलन खुला है सेरिब्रल एक्वाड, ठीक है, डायल से। और ये फिर कनेक्ट है किससे? क्या है फोर्थ पॉइंट? एंड ब्रेन की जो कैविटी है, एंड ब्रेन की जो सील है उसका नाम है फोर्थ वेंट्रिकल। और इस फोर्थ वेंट्रिकल में भी दो फोरामेन होते हैं, मतलब तीन होते हैं। एक पेयर में है और एक सिंगल। दो ऊपर है, एक नीचे। ये कहां जुड़े? नीचे वाला जो है फोरामेन, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, ये तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ हो गया फोर्थ वेंट्रिकल का। और जो ऊपर के हैं थ्रोम्बन, वो जो पूरी की पूरी हमारी क्या है, पायामेटर वाली सील ही। यहाँ हमने बताया था ना, पायामीटर और सिरप होता है हमारे ब्रेन में। कहाँ कहाँ होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में कहाँ कहाँ होता है, ये बताइए। इरेक्टोइड कैविटी और पायामेटर के बीच में। क्लियर? क्या ये दोनों कनेक्ट रहते हैं? ये अलग अलग कनेक्ट है। इनका कनेक्शन है और इनका कनेक्शन इन्हीं फोरामेन के द्वारा। जो पायामेटर एरेक्नाइड कैविटी और पायामेटर के बीच में जो सीएनएफ भरा हुआ है वो, और हमारे वेंट्रिकल के जो सीएनएफ है, उनका कनेक्शन इन्हीं दो छिद्रों के द्वारा होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से अब जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनमें भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं? इनमें एक सीएनएफ भरा हुआ है, लसीका तो नहीं होता हमने। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के स्थान पर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फैट भी, लिपिड्स भी है कुछ, आयंस भी है कुछ, लेकिन वो नहीं है, बिल्कुल सेम कंस्टिट्यूएंट नहीं है जो कि लिम्फेटिक टिश्यू का होता है, उससे डिफर। क्लियर? और ये आपस में कनेक्ट भी है। कहां से लेके कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा का सारा सीएनएफ जो है आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। लाइक बच्चे पूछ रहा था शायद एक सवाल मेरे से, है ना? तो ये सारा का सारा क्या है बच्चे? सीएनएफ एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। कहीं पर भी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर का हिस्सा अलग रहता है और नीचे का हिस्सा अलग रहता है। क्लियर? अच्छा, वापस आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहली स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? ब्रेन की, फॉर ब्रेन। फॉर पहला पार्ट क्या है? सेरिब्रम। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट। टोटल ब्रेन का 80% हिस्सा यही है। ठीक है। जो हमारा सेरिब्रम है तीन लेयर के द्वारा घिरा हुआ है। सबसे बाहर ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर की क्या खास बात है?
इसमें कोलेजन फाइबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कोलेजन फाइबर, उससे ये क्या है, हार्ड हो गई है, ये कम इलास्टिक है। नंबर 2, इसमें क्या है, ब्लड साइनसिस है। ब्लड क्या है, साइनस। देखो, अब ब्लड साइनस एंड ब्लड फ्लक्सेस, फ्लक्सेस का मतलब तो जाल हो गया, साइनस का मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाए कोई चीज, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड साइनस। और इसकी क्या खास बात है, ये जो हमारी क्रेनियल बोन है उनके साथ अटैच है, अटैच है, इसका मतलब क्रेनियल बोन के बीच में और कोई कैविटी नहीं है। पूरा मैटर के बीच में कोई स्पेस, मतलब समझिए इस बात का, स्पेस नहीं है, तो चिपकी हुई है ये उससे बिल्कुल इंटैक्ट है। उधर ब्रेन शुरू हुई, उधर ये शुरू हुई। इसके नीचे एक कैविटी है जिसे हम क्या नाम दिए हैं, सब ड्यूरल कैविटी। सब ड्यूरल कैविटी में भी कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक। उसके नीचे फिर दूसरी लेयर है, एरेक्नॉइड। इसकी क्या खास बात है, इसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा है, इलास्टिक फाइबर ज्यादा है वनस्पति कोलेजन फाइबर के, इलास्टिसिटी है। तीसरी क्या विशेषता है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, और ये सबसे ज्यादा क्या है, लचीली है, इलास्टिक है सबसे ज्यादा। इसके नीचे क्या है, कैविटी है, क्या नाम है उसका, सब एरेक्नॉइड कैविटी। इसमें भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, क्या नाम है इसका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इसके नीचे फिर एक और लेयर है, क्या नाम है उसका, पायामेट्रिक। इसमें दोनों है, दोनों फाइबर्स है, ठीक है। और इसमें क्या है, ब्लड फ्लक्सेस है, क्या है, ऊपर ब्लड साइनस है, इसमें ब्लड क्या है, फ्लक्सेस है, ठीक। और इसमें जब ये बना रही है उसे किसे, सेरिब्रम की लेयर को, तो इसमें कुछ उभार और कुछ घंटे, कुछ एलिवेशन है और कुछ क्या है, घंटे। कितने बच्चों को इन उभारों का नाम पता है, हाँ, वायरस, उभार वायरस, कायरा। और जो डिप्रेशन है उन्हें क्या कहा गया है, सल्काई, क्या गया है, कायरा एंड कुछ सल्काई, यानी जो उभार, जो गड्ढे हैं काफी डीप हो जाते हैं, किसमें, सेरिब्रम में, इन्हें क्या नाम दिया गया है? ऐसे कितने इंपॉर्टेंट फीचर हैं, पहले 4 है, पहले तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक बिल्कुल जो लॉन्गिट्यूडनल फीचर गया है, बिल्कुल बीचों बीच गया सेंटर में, लॉन्गिट्यूडनल है वो, और सेंटर की तरह तो करता है, सेरिब्रम को क्या करता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से, अपर या लोअर, लेफ्ट और राइट, पोस्टीरियर एंड लेफ्ट है, लेफ्ट है। ये जब दोनों हाफ हो गए तो एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, क्या आपस में कनेक्ट है कहीं, ये है कॉर्पस कैलोसम, बिल्कुल ठीक, नाम आया है कॉर्पस कैलोसम, सुनाएगा, जिसने ध्यान से सुनी होगी बात वही सुनी जवाब देगा, कुछ बच्चों ने सुनी है मुझे पता है। ये कॉर्पस कैलोसम है क्या संरचना के रूप में, क्या है ये, अभी यही तो पूछना था, कॉर्पस कैलोसम है क्या ये, इस बच्ची ने बता दिया, इशारा कर दिया। कितने बच्चों को पता लग गया इशारा, हाथ खड़ा करो, जितने बच्चों को इस बच्ची के बताया हुआ इशारा पता लग गया, 1 को पता लगा, 2 को पता लगा, 3 को, कुछ को तो पहले ही पता हो, है? इधर नहीं पता लगा कुछ, उसने उसने कहा ट्रैक्ट है ये, 2 चीजें पढ़ी है आपने, क्या क्या, न्यूक्लियाई, ट्रैक्ट पढ़े, न्यूरोग्लिया, ये 3 चीजें हैं जो न्यूरॉन से अलावा है, फ्लक्सिस, साइनसिस, ये भी आए हैं वर्ड, आए हैं ना, इन वर्डों का कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं है ये,
तो इसने ट्रैक्ट कहा है, ट्रैक्ट है ये। एनसीईआरटी भी ने भी लिख रखा है ट्रैक्ट है ये। ट्रैक्ट का मतलब क्या हो, कितने बच्चे को पता है ट्रैक्ट का मतलब? एक, दो, तीन। हाँ बताओ। जो बंडल। ये एक्सॉन के बंडल हैं, लंबे लंबे एक्सॉन हैं ये, चिपके हुए आपस में, है ना। दीज आर कॉल्ड ट्रैक्ट। अच्छा एक बात और, ये कॉर्पस कैलोसम जो है, कॉर्पस कैलोसम भाई, हाँ, एक बर्ड देखी हमने, शुतुरमुर्ग देखा, फिर उसके ब्रेन को देखा, तो ब्रेन में सेरिब्रम, दो हेमिस्फीयर, क्या उसमें कॉर्पस कैलोसम होगा? ये सिर्फ मैमल्स में होता है। अंडे देने वाले मैमल का नाम बताओ किसी एक। प्लेटिपस। हाँ, प्लेटिपस के ब्रेन में क्या कॉर्पस कैलोसम होगा? नहीं, नहीं, ये नहीं कह सकते आप ह्यूमन में होता है। बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, थीरिया में होता है ये किसमें पाया जाता है? मैमल्स के भी थीरिया में है, तो थीरिया में नहीं। मैमल्स के भी किसमें है? थीरिया में। थीरिया को दो भागों में बांट रखा है ना, मेटाथीरिया है, यूथीरिया। मेटाथीरिया में क्या आते हैं? जो अविकसित बच्चे देने वाले मैमल्स हैं। अविकसित बच्चे देने वाले मैमल्स का नाम पता है? कैंगरू, ना, बच्चे को अपने यहीं पे रखता है वो। देखो, डेवलपमेंट देखिए, मतलब कि बर्थ के पहले एग, प्रोटोथीरिया में क्या है? एग है। एग के बाद क्या है? एविकसित बच्चे, और वो कहाँ है? थैली में। लेकिन फिर डेवलपमेंट चाहे भाई यार ये नहीं, ये थैली अंदर होनी चाहिए, मतलब ये सब कुछ अंदर होना चाहिए। फिर मैमल्स में जाके बेबी कहाँ है? अंदर। यानी डेवलपमेंट है ये। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, फ्यूथीरिया, एडवांसमेंट, और भी एडवांसमेंट होता चला जाएगा, क्योंकि इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं, इवोल्यूशन कभी रुकता। सेरिब्रम, ये बच्चे खड़ी हो जाए, खड़े हो जाओ। सेरिब्रम में अभी हमने बताया फीचर होते हैं, और वो उससे लोब में बांटते हैं। सेरिब्रम को किसमें बांट देते हैं? कौन कौन से लोब है बेटा बताओ? सेरिब्रम के लोब के नाम बताते हैं आपको। तो जब तो आए नहीं थे, और अब कर रहे होते हैं। आपसे पूछो, जो पूछना ठीक है, आज हम इसके हैं यहाँ, बैठो। हमें तो ऐसा लगेगा बातें करना। चलो, कौन बच्चा बताएगा कितने लोग में है? 1 2 3 4 5। जब बच्चे खड़े क्यों हो रहे? मैं तो जब कुछ शख्स को ये बहुत अच्छी तरह से लेके चल रहा हूँ, बार बार रिपीट करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल लगता है बच्चों को। किसने बताया? हाथ खड़े करे तो, और हाथ खड़े करो, आराम से बताने हैं। 1 2 3, हाँ बताओ, तुम बताओ। चलो तुमसे अगले सवाल पूछेंगे, तुम बताओ। सबसे नंबर एक, फ्रंटल लोब। नंबर दो, पैराइटल। अगर हड्डियों के नाम याद है तो इनके हो जाएगा। नंबर तीन, टेम्पोरल। नंबर चार, ऑक्सीपिटल। नंबर पांच, मतलब बोला गया हाँ, है। साइलेंट, क्योंकि वो एरिया है एक तरह से, लोग ना होकर साइलेंट एरिया है। सबसे पहला कौन सा बताया बच्चों इसने? फ्रंटल लोब। हालांकि नाम तो फिशर के भी हैं, नाम तो फिशर के भी हैं। फ्रंटल को किससे अलग कर रहा है? पैराइटल से। पैराइटल को किससे कर रहा है?
ओरल में जिससे पता है ये हो रहे हैं नाम इनके दिए लेकिन ये नाम नहीं याद नहीं रहा है कोई जरूर इम्पोर्टेंट नहीं है नाम उनके भी हैं ऐसा नहीं है कि वो बेनाम है बस यहाँ पे कर लीजिए वो फीचर है फ्रंटल लोब फ्रंट एरिया है आपका फ्रंट वाला एरिया है दो हेमिस्फेयर है जब हम बात कर रहे हैं तो ईच ही कर रहे हैं एक हिस्से की चीज कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं एक में वैसा ही दूसरे में अब एक और बात चलेगी आपको महत्वपूर्ण इन लोब को पढ़ने के लिए फ्रंटल लोब भैया ब्रेन है काम है कंट्रोल एंड कमांड करना प्रोसेसिंग करना ठीक है बहुत सारे काम हैं तो हर एक एरिया को कुछ काम दिए गए हैं Yes, sir. हर एक हिस्से में कुछ न्यूरॉन सेंटर एंड मोटर सेंटर मौजूद है न्यूक्लियाई है वहां पर Yes, sir. ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर है वहां पर तो हर एक का अलग अलग काम है ना तो फ्रंटल लोब का जो एरिया है वो बटा हुआ है Yes, sir. क्या क्या कंट्रोल करता होगा ये क्या क्या एरिया है ये याद करने का एक तरीका हमने बता रखा है पीएमबीए पी से बोले तो प्री मोटर का मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है प्री मोटर का मतलब है इनवॉलेंट्री मूवमेंट की कंट्रोलिंग है कोऑर्डिनेशन है एम का मतलब मोटर का मतलब वॉलेंट्री ऑर्गन्स जो है उनका मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है कोऑर्डिनेट हो रहा है बी का मतलब प्रोकाश का मतलब मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड स्पीच के लिए वोकल कॉर्ड का मूवमेंट करना पड़ेगा प्रोकाश हमें ये पावर है ह्यूमन में ठीक है उनमें कि हमने अपनी लैंग्वेज बनाई है क्या बनाई है वो देखिए लैंग्वेज भी देखिए ये नहीं कि एक ही लैंग्वेज बनाई है देखिए यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल देखिए ये हमने बनाई है हम इंडिया में पैदा हो रहे हैं तो हमने अपनी लैंग्वेज बनाई है इंडियन लैंग्वेज अमेरिका की अमेरिकन है जर्मन वालों की जर्मन इंडिया में भी बहुत है इंडिया में तो इतना डेवलपमेंट हो गया देखो इनका ब्रिटिश लैंग्वेज है हाँ लैंग्वेज में हमने डेवलपमेंट कर लिया ये हमारा डेवलपमेंट है तो हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे इसलिए बात ये है इंडियन नॉट रिकॉग्नाइज आवर पावर कारण क्या है कि हम बहुत सालों तक गुलाम रहे अब हम अपनी पावर मानना घोड़ा है ना घोड़े को देखा है घोड़े को अगर आप बांध के रखे घोड़े की ताकत है क्या भागना घोड़े के गले में रस्सी बांध दो पीछे से मत भागो तो रहेगा कि तो बंधा हुआ है भागेगा नहीं वो क्यों? तो वो कुछ सालों तक हम रहे हमने अपने ब्रेन की पावर को भूल गए याद दिलानी पड़ती है हर एक चीज पे याद दिलाना पड़ता है मुझे तो भैया वोकल कॉर्ड का मूवमेंट ए फॉर एसोसिएशन एरिया इसमें क्या आते हैं हाँ ये जितने मूवमेंट हैं इनके कोऑर्डिनेशन को और जो इंफॉर्मेशन है उसका इंटरप्रिटेशन करना व्याख्या करना क्या आया है हमारे पास ये सब एरिया करता है एसोसिएटेड क्लियर जो है खड़े हो जाओ दूसरे जोन का नाम बताओ मुझे पैराइटल जोन है ये पैराइटल जोन में कौन कौन से एरिए हैं जी एच जी फॉर गस्टेशन टेस्ट टेस्ट देखो थोड़ा बहुत टेस्ट तो सब में डेवलप हुआ वो बात अलग है हम में कुछ ज्यादा हो गया हाँ, मीठे भी कम मीठा ज्यादा मीठा अलग अलग तरह के मीठे गुड़ का अलग मीठा होता है चीनी का मीठा अलग है शहद का मीठा अलग है खजूर का मीठा अलग मिलेगा बस हाँ मिक्स यानी उसमें दूध प्लस वो मिक्स हो गए
ना, बैठो। तो आजकल एक और मीठे का एक और टेस्ट आपके जीभ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। हम देखते हैं बहुत भीड़ रहती है वहां पर। एजिनोमोटो का एजिनोमोटो का टेस्ट जो कि मोमोज में डलता है, मोमोज में वही तो डलता है। हाँ, नुकसान देता है लेकिन खाते जरूर है। हैं? हाँ, छोड़ देना मेरे को। नहीं सही, इसकी सेहत अलग दिख जाएगी जो एजिनोमोटो नहीं खा रहा है। कितने बच्चे खाते हैं मोमोज? अच्छा, 7 महीने करो, 8 दिन भी कुछ होते हैं। और घटाइए उसे। एजिनोमोटो एक केमिकल है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बच्चे। उसे बंद कर दो बिल्कुल। बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, चाइना में बनते हैं ना, बनते हैं। जरूरत ना कुछ डालो तो आपके हाथ में है। लेकिन क्योंकि आपको नशा उसी टेस्ट का है, तो चलिए। एस फॉर सोमैटो स्टैटिक। क्या क्या अनुभव हो जाता है यहाँ से आपको? प्रेशर, टच यानी कुछ पूरी प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, है ना, झटके पटके जो लगते हैं आपको करंट करंट के, सब यहीं से होते हैं। चलिए, तीसरा जोन कौन सा है? टेम्पोरल जोन। कौन सा जोन है बच्चों? टेम्पोरल। शांति नहीं है। वहां पे मूवमेंट था to understand speech, speech को understand करो। यार आप अंग्रेजी समझ रहे हो, हिंदी में भी अलग अलग भाषाएं समझ रहे हो ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग में ये इतना ज्यादा विकसित होता है। उसके यार उसे इतनी लैंग्वेज आती है, उसे इतनी लैंग्वेज आती है। कैसे आ जाती है भाई इतनी लैंग्वेज? मैं तो क्या नाम, इंग्लिश सीखने में ही मास्टरों के डंडे खाने पड़े दुनिया भर के और घर वालों की डांट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई 3 लैंग्वेज हम सीखते हैं जनरली। हिंदी सीखते हैं, दूसरी हम इंग्लिश पढ़ाई में सीखते हैं, संस्कृत भी सीख लेते हैं या उर्दू सीखते हैं। 3 लैंग्वेज है हमारी जो हम इनमें घूमते रहते हैं। और हाँ, यूपी में अगर हम कहीं दूसरे प्रदेश में हैं तो वहां की भी एक लोकल लैंग्वेज हो जाती है वो। 3 लैंग्वेज तो कम से कम है। और ये 3 लैंग्वेज आपके कोर्स में रहती है हमेशा। 3 लैंग्वेज को आपको सिखाया जाता है। लेकिन इसके अलावा फॉरेनर्स भी, जैसे भाई जर्मनी है तो एक राजदूत रखना पड़ेगा, जर्मन का व्यक्ति आया तो जर्मन की भाषा समझनी पड़ेगी, वरना वो हमें गाली दे के चला गया, क्या कह के चला गया, हमें कैसे पता लगेगा? या हम इंडियन ने उसे क्या कह दिया? बाइलिंगुअल लोग होते हैं, बहुभाषी लोग होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं जो कई भाषाओं को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। चलिए, ओ बोले तो ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का संबंध किससे है? स्मेल। एंड ए फॉर ऑडिटरी। ऑडिटरी का संबंध किससे है? सेंस ऑफ हियरिंग। कौन सा एरिया बच गया? ऑक्सीपिटल। क्या काम है? रीजन, देखना। एक और एरिया बच गया, साइलेंट एरिया। एक और एरिया है आपके ब्रेन में, क्या है? साइलेंट एरिया। नाम इसका साइलेंट है, वैसे साइलेंट नहीं है ये, वैसे साइलेंट एरिया। इसमें हर तरह की नॉट्स आती है, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग,
इसकी मेमोरी, इन्वेंशन, है ना, ये सब चीजें जो है यही है, यही से कंट्रोल है। ठीक है? इसके बाद कौन आता है? फोर ब्रेन का कौन सा हिस्सा आता है? डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन के कितने पार्ट है बच्चों? डायंसिफेलॉन के हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? एपिथैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा थैलेमस। एपिथैलेमस क्या चीज है? डायंसिफेलॉन की रूप है। और इसकी इंपोर्टेंस क्या है? इसके साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ी, इसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक कह दीजिए। क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। तीसरा नेत्र भी कहते हैं इसे, जिसमें ज्यादा विकसित हो जाती है। थर्ड आई क्या कहते हैं? थर्ड आई है। इन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को। इन्फ्यूजन का मतलब जानते हैं? भविष्य की घटना की जानकारी हो रही है, का अंदाजा हो जाना। इन्फ्यूजन। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये एंडोथैलेमस की क्लॉन। और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है? ये न्यूरो एंडोक्राइन है। ये क्या है? ये न्यूरो, नर्व वाला पार्ट भी कर रहा है ये, और एंडोक्राइन वाला पार्ट भी। नर्व एंड एंडोक्राइन दोनों है। नर्व वाला पार्ट क्या है? कई सेंटर है यहाँ पर। और कौन से? हंगर सेंटर यहाँ है, थ्रस्ट का सेंटर यहाँ है, भूख लगना, प्यास लगना, और टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन, इमोशन भी जोड़ता है ये। इमोशन भी जुड़ी हुई है इसके साथ। इमोशन भी जुड़ी हुई है इसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। एंडोक्राइन में क्या है? ये क्या जुड़ी हुई है इससे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किस भाग के द्वारा जुड़ी हुई है? इंफंडिबुलम के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? इंफंडिबुलम के द्वारा। ठीक है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के अगले हिस्से को, एंटीरियर पार्ट को अलग तरह से अपनी हार्मोन सप्लाई कर रहा है, और पिछले हिस्से को अलग तरह से अपनी हार्मोन से पूरी कर रहा है। दोनों तरीके अलग अलग। ठीक है। ये एंडोक्राइन हो गया। थैलेमस भाई ये हाँ लेटर क्या काम है इसका? ये हमारे ब्रेन का रिले सेंटर। क्या है ये? क्या होता है रिले सेंटर? सारी सूचनाएं पहले यही आएंगी, ब्रेन पे जाने वाली रिले सेंटर पे आएंगी। आएंगी फिर ये क्लासिफाई करके, अच्छा ये इस हिस्से में जाएगी, ये हिस्से में जाएगी, ये हिस्से में, ये फ्रंटल में जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। सारी सूचनाएं यही आती है पहले। तो इसलिए थैलेमस इज ए रिले सेंटर। इस वर्ड को याद कर लीजिए, रिले सेंटर है ये। कौन? डायंसिफेलन छोटा भले हो, लेकिन काम महत्वपूर्ण बता दी मैंने। ठीक है। इसके बाद कौन आता है? मिड ब्रेन। क्या आता है बच्चों? मिड ब्रेन। एक तरफ तो इसके पीछे है, किसके? डायंसिफेलन के। दूसरे एक कौन है इसके? कौन सा है? उनके बीच में स्थित है। ठीक है। इसकी एक कैविटी है, जिसे क्या कहा हमने? क्वाड्रेंट। इसके जो ऊपर के हिस्से है, वहां पर 2 उभार है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? वो तो उभार 2 कहा मैंने, 4 नहीं कहा, 2 कहा। हाँ क्यों? सेरिब्रल पेडंकिल। सेरिब्रल पेडंकिल है ये। एक बेस लेयर है, पेडंकिल है, बेस लेयर। और नीचे की तरफ क्या है इसमें? 4 उभार है, जिन्हें हमने क्या कहा? क्या नाम दिया? कॉर्पोरा
क्वाड्रेंट है, जो सुपीरियर है वो इंफीरियर। सुपीरियर का क्या काम है? ये जो हमारी आंखों से संबंधित मूवमेंट है ये कंट्रोल हो रहे हैं। आंखों से संबंधित मूवमेंट क्या है? पलकों का झपकना, आंख की पुतली का बढ़ना घटना, ये सब है ना अपर एरिया, ये कर रहे हैं। और नीचे वाले ऐसे संबंधित मूवमेंट है। आप यूं खड़े हैं ऐसे, पीछे एक ब्लास्ट हो जाए, आपका मूवमेंट उस ईयर को आवाज को सुनते ही तो हो जाएगा एकदम। तो ये कौन कर रहा है? इस इंटीरियर क्वाड्रिलिनिया कर रहा है। तो इंटीरियर जो है वाले कर रहे हैं। फेक जो मूवमेंट होता है रोने का, समझे? यही मिडिल एरिया। मतलब ये अभी क्लास में हूँ, अभी करता हूँ मैं आपको। अभी क्लास, हाँ क्लास ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो जीआईसी में हूँ फिलहाल तो। सर आपने पूरी फैमिली को फैमिली हाँ, इसके बाद क्या आता है बच्चे आपका? ब्रेन एंड ब्रेन। एंड ब्रेन में क्या हिस्सा आता है? पॉन्स, पॉन्स, सेरेब्रम एंड पॉन्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड पेडुला मिलके ब्रेन स्टेम में। ये ध्यान रख लीजिए बात को, ये भी एक क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन पार्ट लेता है, ब्रेन स्टेम के में कौन कौन पार्ट ले रहा है, कौन कौन ले रहा है? मिड ब्रेन है, पॉन्स एंड, एक क्वेश्चन तो यही कर लीजिए। हाँ, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ब्रेन स्टॉक बना। ब्रेन स्टॉक का मतलब समझिए पूरा ब्रेन उसके ऊपर स्थित है। पॉन्स, छोटा सा एरिया है सर, पॉन्स, इसे टाइप है। इसमें हमने बताया था आपको पॉन्स में क्या होता है? न्यूमेटिक सेंटर होता है, न्यूमेटिक सेंटर होता है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी जो दर है उसे क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। पॉन्स होते हैं। पॉन्स के अलावा सेरिबेलम, सेरिबेलम भी दो हेमिस्फेयर में क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट। सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो इन्हें जोड़ने का काम करते हैं वर्मिस। क्या है? वर्मिस। वर्मिस है इनके बीच में, हाफ है। और एक है सेरिबेलम पेडंकिल। सेरिब्रल पेडंकिल वहां पड़े थे, और यहाँ पे कौन है? सेरिबेलम पेडंकिल। यहाँ पे भी है सेरिबेलम पेडंकिल, तो ये सेरिब्रल पेडंकिल है। यहीं पे मिड ब्रेन में पढ़े आपने, यहाँ पे सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम है, सेरिबेलम पेडंकिल है जिनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका जो व्हाइट मैटर है, ये मैटर नहीं, व्हाइट मैटर, वो ब्रांच है, ट्री की तरह लगता है, वाइटल ट्री। कई सूचनाओं को लेने देने का काम यहाँ पर हो रहा है। किसमें? सेरिबेलम में। दो पार्ट है इसके सेरिबेलम में। इसकी भी सतह पर उभार होते हैं। इन्हें फोलिया कहते हैं। इसके उभारों को क्या कहते हैं? फोलिया। ज्यादा डेवलप, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है ना, उभार होते हैं, बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे भी उभार है, उभार यहाँ पर भी है, उभार यहाँ पर भी। काम क्या है? बैलेंस करता है। और उसके अलावा, इसके अलावा
एक चीज और ध्यान रखिए, जो ऊपर हमने सेरिबेलम पेडंकिल कहा है ना, क्या कहा है? सेरिबेलम पेडंकिल। ये हमारे सेरिब्रम से आने वाली जो न्यूरॉन्स है, सेरिब्रम से आने वाले जो न्यूरॉन्स हैं और जो कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड को जा रहे हैं। तो यहाँ पर होता यह है बच्चों, जो राइट साइड से जाने वाले और लेफ्ट साइड से जाने वाले झुक जाते हैं ऑपोजिट साइड में। तो हमारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन का राइट हिस्सा जो है, वो लेफ्ट हिस्से के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और राइट हिस्सा साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और इसी के बीच में जो ग्रे मैटर है, वहां पर भी ये काम होता है। जो ऊपर आने वाले हैं उनमें चेंज आ जाता है। तो इस कारण से राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम साउभार, उन भारों के खिलाफ, ठीक है। मैंने कहा बहुत से रिफ्लेक्स भी यहाँ पर, रिफ्लेक्स सेंटर भी है यहाँ पर हमारे, किसमें, सॉरी वो मेडुला में आएंगे, सेरिबेलम में नहीं, सेरिबेलम का काम मैंने बता दिया। अब आते हैं मेडुला। वो आते कहाँ, मेडुला ही तो बता रहा था मैं आपको। और सेरिबेलम, अच्छा सेरिबेलम के बारे में बताया मैंने आपको। मैं सोच रहा हूँ मेडुला मैंने शुरू कर दिया। मेडुला सबसे लास्ट पार्ट है, मेडुला सबसे लास्ट पार्ट है। बाहरी वाला ग्रे मैटर, भीतर वाला व्हाइट। क्या काम करता है भाई मेडुला? क्या है? आपने देखा हार्ट के मामले में, एस्पिरेशन की रेट के मामले में भी देखा, कम ज्यादा कर देता है चीजों को, ऐसा बढ़ाता है ना। ये सब चीजें जो है आपके मेडुला वाले सेंटर में क्लियर। इसके बाद क्या आता है? स्पाइनल। इसके बाद कौन आती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की क्या खास बात है बच्चों? व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर क्यों? रिच। मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए। कितने बनाए हैं? क्या आप इतने हिस्से को देख के बता सकते हैं कि ये काट, एक है स्पाइनल कॉर्ड की काट, एक है ब्रेन की काट? किसकी काट है? एक ब्रेन की काट है और एक स्पाइनल कॉर्ड की काट। क्या आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कौन सी ब्रेन की काट है और कौन सी स्पाइनल कॉर्ड की काट है? कितने बच्चे बता सकते हैं? बाकी क्यों नहीं बता सकते? ये तो बहुत सिंपल पहचान है।
ये तो बहुत सिंपल पहचान है। कुछ, हाँ, बहुत देर बाद हाथ खड़ा हुआ तेरा, इंतजार कर रहा हूँ, वो कब हाथ खड़ा करेगा, मैं तुझे दिखाऊं। बताओ। ए वाला ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है ना? बच्चे कह रहे हैं गलत बता दिया। अच्छा, इन्होंने गलत किस आधार पे कह दिया होगा, क्या पकड़ कर ली होगी, कोई बता सकता है? नहीं, वही, वो सवाल मैं घुमा के पूछ रहा हूँ, सवाल वही है। कोई बता सकता है इन्होंने कैसे पहचान लिया, ऐसा क्या है इनमें, इनकी कहीं पीनियल बॉडी एक्टिवेट होगी क्या है? या इन्होंने कुछ सीखा है? हाँ, कैसे पता लग गया ये गलत है? सर ब्रेन में जो होता है वो ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर। तो देखो इसमें ढूंढो, ग्रे मैटर किसमें बाहर है? बी में। व्हाइट मैटर किसमें है? ए में। ये पहचान यही है, यही तो पहचान है, यही मैंने बनाई। देखो, इंफॉर्मेशन जितनी दी गई है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन खोजने की कोशिश मत करो कि इससे पता लग जाएगा, उसमें से ही पता लगेगा आपको, यही आंसर छिपा हुआ है भाई। सवाल जब मैं पूछूंगा तो कह दूंगा ना, इससे ही तो पहचान करोगे। तो मैंने 3 सूचनाएं लिखी हैं केवल और चित्र बनाया है चौथी सूचना में, तो यहीं से पकड़ना है। इस बच्ची ने कहा है व्हाइट मैटर जिसमें बाहर, वो मैंने क्या कहा था? है करने व्हाइट मैटर जिसमें बाहर वो स्पाइनल फ्लूइड, और ग्रे मैटर जिसमें अंदर वो। आप देखिए, मैं फिर दोबारा से पूछता इससे होंगे, अब इसे इस सवाल को फिर दोबारा से पूछता हूँ मैं, अलग चित्र, बैठ जा बेटे, एक अलग चित्र के साथ। एक मैंने और चित्र बना दिया है, एक ए और एक बी। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखो। आपको इसमें बताना है कौन सी काट स्पाइनल कॉर्ड की है और कौन सी काट ब्रेन की है। वही चित्र मैंने थोड़ा मॉडिफाइड करके आपको दे दिया है। अगली इंफॉर्मेशन इसमें जुड़ी हुई है। कितने बच्चों को पता लग गया? 1 2 3 4, हाँ आप ए ब्रेन है और बी स्पाइनल कॉर्ड। सब पहले बच्चे बताओ ये सही है या गलत है? ये सही है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ी देर बैठ, तेरे नाम बारी आएगी, दोबारा आएगी। अब भाई इसने ये सही कैसे बता दिया, क्या कर दिया इसने ऐसा, इसमें कैसे पहचान लिया? इनकी फुल फॉर्म तो समझ में आ रही है ना, तो अंदर लिखे इनकी फुल फॉर्म समझ में आ रही है सब बच्चों को या नहीं आ रही है? सीबी बोले सेल बॉडी, डी बोले तो डेंड्रॉन, माइनिलेटेड एक्सॉन,
और AX का मतलब एक्सॉन, एलिनेटेड एक्सॉन, एम एक्सॉन। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिलेट करना पड़ेगा कोई चीज ग्रे क्यों होती है और व्हाइट क्यों होती है। और जब आपको ये आप ये कोरिलेट कर लेंगे कि ग्रे क्यों है और व्हाइट क्यों है, तो फिर तो आंसर पता ही चल गया। तो आप पहले वाले सवाल पे ही आगे वहीं वापस आ गए, तुमने पहले पूछा, हाँ। तो कैसे पता लगा कौन सा हिस्सा ग्रे है और कौन सा हिस्सा व्हाइट है? कितने बच्चों ने पहचानी ये बात? हाथ खड़ा करो। कोई नया बच्चा आएगा तो हाँ तूने तो पहचानी, तुम्हें सही तो कहा। कोई नया बच्चे का हाथ खड़ा होगा तो मैं उससे पूछूंगा। एक दो, इधर किसी का नहीं, ऐसा कैसे? एक, मेरा हाथ खड़ा है, डाउन है, या नहीं है? Why you are not confident about you? कॉन्फिडेंट बनो अपने आप में, अरे गलत बता रहे हो, सही नहीं होगा। यही तो कमी है आप में, यही तो कॉन्फिडेंस की कमी है। खड़े हो जाओ, चलो तुम बताओ, तुम्हारे से पूछेंगे। ये इसने बताया ब्रेन का है, ये स्पाइनल कॉर्ड का, ये सही बात है ना। अब आप बताइए कि ये कौन सा मैटर है? नहीं, मैटर कौन सा है? ग्रे मैटर। कैसे पता लगा ये ग्रे मैटर है? इसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। तो भैया सेल बॉडी है तो ग्रे है, सेल बॉडी है तो ग्रे है। डेंड्रॉन है तो उनमें भी निसल्स मॉलिक्यूल्स है, निसल्स कण उसमें भी आएंगे, और निसल्स कण के कारण ही तो ग्रे रंग है। तो डेंड्राइट में, और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो व्हाइट नहीं होता, तो इसलिए ग्रे हो गया। भीतर वाले हिस्से में क्या है? माइलिनेटेड एक्सॉन है, तो ये ग्रे हो गया। अगर बाहर ग्रे और अंदर व्हाइट है तो ब्रेन है, और बाहर व्हाइट और अंदर ग्रे है तो स्पाइनल कॉर्ड। इज दैट क्लियर? बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये बताइए मुझे, बैठो, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, इस लेसन में सब कुछ आ गया आपको अच्छी तरह से? तो मुझे लगे याद भी ना 40% हो गया होगा, 50%, तो ज्यादा हो गया। हाँ, यानी इसे भूलना नहीं है, इसे रिवाइज करना है। जो हमें ज्यादा मुश्किल लगता है ना बच्चों, बच्चों को लग रहा होगा, उसे हम ऐसे ही कराते हैं जिससे बच्चों को डेस्क पे ही वो चीज याद हो जाए। जो बच्चा जाए घर पे तो उसे लगे कि भाई एक यूनिट मेरी पूरी की पूरी बढ़िया हो गई। तो सब बच्चों, जितने इसमें क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे, मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हाँ, टेस्ट तो बनता है, टेस्ट तो बनता है। एनएसी का लेना है, एनएसी का ले लेंगे, चलिए ठीक है। अब इसी लेसन का टेस्ट होगा आपका पहले, है ना। हमें भी क्वेश्चन नए नए ताजे ताजे बढ़िया मिल जाते हैं क्वेश्चन, आपको भी, है ना। इसी लेसन के टेस्ट, अगला टेस्ट जो है इसी लेसन का होने वाला है। मैं साथियों को बता देना कि बहुत जल्द इसका टेस्ट होगा, तो आपने भी अच्छी तरह से याद कर लिया है। थैंक यू।